तो बताया आपको कि लाउडनेस जो है, लाउडनेस का यूज करके एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है लाउडनेस। यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लाउड साउंड एंड अ सॉफ्ट साउंड, ठीक है ना। लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ साउंड। व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू यूनिट एरिया, ठीक है ना, ठीक है। तो हायर द इंटेंसिटी, हायर द एनर्जी कैरिड पर सेकंड, है ना, एंड हायर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव एंड लाउडर इज द साउंड, ठीक है ना। इंटेंसिटी हाई होगा, देखो हाई मोर लार्ज एनर्जी कैरी कर रहा है साउंड वेव, तो इंटेंसिटी हाई होगा। इंटेंसिटी हाई होगा तो एम्पलीट्यूड लार्जर होगा, और एम्पलीट्यूड लार्जर होगा तो साउंड भी लाउडर होगा, ठीक है। एक्चुअली साउंड का लाउडनेस है ना, लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। इफ देयर आर टू नोट्स, if there are two sound waves, one has amplitude of suppose that 3 centimeter and another has amplitude of 6 centimeter, ठीक है ना। तो एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स हो गया ना, तो लाउडनेस इसके स्क्वायर से चेंज होगा। तो सेकंड साउंड जो होगा इसका लाउडनेस पहले वाले का 4 टाइम्स होगा, 4 टाइम। देखो ऐसा मान लो 2 साउंड वेव है, तो लाउडनेस ऑफ साउंड ए, साउंड वेव ए या साउंड ए बाई लाउडनेस ऑफ साउंड बी, ये होगा एम्पलीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बाई एम्पलीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। क्लियर होगा ना, एम्पलीट्यूड है ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। चाहे ऐसा इसको ज्यादा अच्छा रहेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ है बाई एम्पलीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर कर दो आप, है ना। तो 3 सेंटीमीटर मैंने कहा था और 6 सेंटीमीटर कहा था, है ना। इसका स्क्वायर ये हो जाएगा 1/4, ठीक है ना, 1/4, ठीक है। तो लाउडनेस ऑफ ए को हम एल ए कह देते हैं और इसको एल बी कह देते हैं, ठीक है। तो एल बी कितना होगा, लाउडनेस ऑफ बी कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स लाउडनेस ऑफ, ठीक है ना। तो देखो एम्पलीट्यूड ऑफ ए, एम्पलीट्यूड ऑफ ए 3 सेंटीमीटर है, एम्पलीट्यूड ऑफ ए 3 सेंटीमीटर है, एम्पलीट्यूड ऑफ बी 6 सेंटीमीटर है, इसका 2 टाइम्स है, इसका 2 टाइम्स है। तो लाउडनेस बी का ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, 2 का स्क्वायर, 4 टाइम्स ज्यादा होगा, 4 टाइम्स ज्यादा होगा। समझ आ गई बात, ठीक है। एल ए क्या है, लाउडनेस ऑफ साउंड ए, एल बी क्या है, लाउडनेस ऑफ साउंड बी। ये ए लिखे हैं हम एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड ए और ये है एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड बी। क्लियर हो गया, ठीक है। यहां देखो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड ए, ये है 3 सेंटीमीटर, है ना, और एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड बी, ए बी कहा इसको हमने, ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो लाउडनेस के बीच रिलेशन है, ठीक है। इसे कॉपी कर लोगे आप, पोस्ट कर लो। इसका वेव फॉर्म इसका कल शेयर किए थे, समझा चुके हैं आपको, है ना। सिंपल सी बात, देखो आप यदि कोई गिटार है ना, तो आप इसे इसमें स्ट्रिंग होता है ना, स्ट्रिंग को प्लग करते हैं, स्ट्रिंग में वाइब्रेशन होता है एंड इट प्रोड्यूसेस साउंड। तो इक्वल यहां से ले लो फोटो, फिगर क्लियर है तुम लोग को? चारू, हेलो, याशिका, याशिका, तो एक पोस्ट कर दो, इसका लेकर पोस्ट कर दो ग्रुप में, इसे कॉपी कर लेना बाद में आप, ठीक है। नोमिकल आ सकता है आपको, देखो जरा। तो इफ यू जेंटली प्लग द स्ट्रिंग ऑफ अ सितार और गिटार, a soft sound is heard, but if you pluck the string hard, you get a louder sound, you will get a louder sound. This is because देखो जब आप स्ट्रिंग को हार्ड प्लग करोगे ना, it will vibrate with a larger amplitude and it will produce louder sound. Simple. Similarly देखो जरा, आप ड्रम को बीट कर सकते हो ना, जेंटली बीट करो इसे, और you can beat it more with more force, है ना। तो if you beat the drum gently, a soft sound is produced, a faint sound is produced, है ना। And if you beat or strike it hard, a loud sound is produced. आप ऐसा करो कि बीट करने के बाद दोनों केसेज में, जब इसको आप जेंटली बीट करते हो, है ना, जेंटली इसे स्ट्राइक करते हो, मस्टर्ड सीड्स रख दो, तो थोड़ा थोड़ा ऊपर उछलेगा, है ना, ऊपर ऊपर जंप करेगा वो। और जब हार्ड बीट करते हो फिर मस्टर्ड सीड रख दो, ठीक है। तो कितना जंप किया इससे पता चलेगा कि कितना वाइब्रेशन है उसमें, है ना। आप देखोगे कि जब हार्ड बीट करते हो आप ना,
तो वाइब्रेशंस ज्यादा है इसमें, लाउडर साउंड इज प्रोड्यूस, एम्पलीट्यूड इज लार्जर एंड द लाउडर साउंड इज प्रोड्यूस। सिंपल। क्या होता है कि जब हार्ड स्ट्राइक करते हो आप ना, तो यू एक्चुअली इम्पार्ट मोर एनर्जी, है ना। इंटेंसिटी इज लार्ज, एम्पलीट्यूड इज लार्ज, सो लाउडनेस इज हाई। सिंपल, लाउडनेस इज लार्ज। तो ये सब लोग डिस्कस कर चुके थे। अच्छा, दूसरी चीज थी कि ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव तो क्लियर हो गया था। ऑन द डिस्टेंस ऑफ सोर्स ऑफ द साउंड, है ना, नियरर द सोर्स ऑफ साउंड लाउडर इज द साउंड एंड फार्दर द सोर्स ऑफ साउंड फेंटर इज द साउंड, है ना, सॉफ्टर इज द साउंड। सिंपल। अच्छा, ऑन द सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, लार्जर द सरफेस एरिया वाइब्रेटिंग, larger the surface area of the vibrating body produces louder sound. A smaller surface area of the vibrating body produces softer sound. Simple. Sensitivity of listener पर डिपेंड करता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे, है ना। अब पिच को भी हमने डिस्कस किया था ना, याद है आपको। पिच क्या है? पिच है a characteristic of sound which distinguishes between a grave or dull sound and a shrill sound, है ना। Higher the frequency, higher the pitch, shriller is the sound, है ना। Lower the frequency, lower the pitch and dull is the sound, grave is the sound, है ना, या acute is the sound, सॉरी acute नहीं कहो, flat is the sound, flat is the sound। क्लियर हो गया? वो सब डिस्कस कर चुके थे हम लोग, ठीक है ना। और आपको एग्जांपल में दिया था कि कोई क्राइंग बेबी यदि है और एक क्राइंग एडल्ट है, तो क्राइंग बेबी का लाउडनेस भले कम हो सकता है, उसका श्रिलनेस ज्यादा होगा, क्योंकि क्राइंग बेबी का फ्रीक्वेंसी हाई होता है, बेबी का फ्रीक्वेंसी हाई होता है ना, वो श्रिल साउंड प्रोड्यूस करता है। क्लियर हुआ? अच्छा, सिमिलरली कोई फीमेल है और कोई मेल है, तो फीमेल का वॉइस जो देखोगे आप श्रिल होता है ना। इसका रीजन ये होता है कि फीमेल का या बेबी का दोनों केसेस में वोकल कॉर्ड है ना स्मॉलर होता है, तो ये मोर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। बोलते हो ना वाइब्रेशन हो रहा है ना, फील करो वाइब्रेशन आप। तो एडल्ट के जो होता है आदमी ना, तो इसका वोकल कॉर्ड थोड़ा बड़ा हो जाता है और उसका वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कम होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसका कम हो जाता है ना। और जितना अच्छा फीमेल है तो उसका वोकल कॉर्ड थोड़ा छोटा होता है और फ्रीक्वेंसी हाई होता है। नॉर्मल केस है, ऐसा हो सकता है देखो किसी किसी फीमेल का जो साउंड है वो मेल जैसा होता है ना, और किसी मेल का साउंड फीमेल जैसा होता है, वो वोकल कॉर्ड के साइज पे डिपेंड करता है ना। क्या हुई बात? तो एयर कॉलम के लेंथ पे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी, है ना। एयर कॉलम का लेंथ यदि जैसे जैसे स्मॉलर होगा ना, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसीलिए कोई पिक्चर यदि है घड़ा पानी का सुराही आप भरते हो ना, जब वो भरने को आता है तो ज्यादा श्रिल साउंड होने लगता है, आप पहचान लेते हो उसे। रीजन क्या होता है? तो जैसे जैसे वो भरेगा ना, वाटर लेवल राइज करेगा, राइज करेगा, राइज करेगा, और लास्ट में क्या होगा कि एयर कॉलम का लेंथ काफी कम हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ जाएगी, है ना। तो एकदम श्रिल साउंड प्रोड्यूस करता है। तो आप समझ में आ जाता है आपको कि जस्ट ये अब क्या करिए उसे, जस्ट ये भरने वाला है ना, श्रिल साउंड होगा। तो क्लियर हुआ? आप कभी घड़ा उसको सुराही को, फिगर है ये, ध्यान दो जरा। इसमें एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को प्लग किया गया है डिफरेंट पॉइंट पे, है ना, एंड इट इज मेड टू वाइब्रेट इन डिफरेंट लूप्स। तो कल हम लोग डिस्कस किए थे कि कोई स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग यदि है ना, और इस स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग को आप प्लग करोगे मिडिल में, कहाँ पे? मिडिल में, तो इट वाइब्रेट्स इन वन लूप। पहले वाला ऊपर वाला फिगर है, मोबाइल नहीं यूज की हो, इट वाइब्रेट्स इन वन लूप। अभी देख लेना फिगर, ठीक है, तो हम फिगर शेयर कर देंगे। यहाँ देखो, ठीक, तुम मोबाइल नहीं ली हो ना? अच्छा, तुम्हारा तो एक साथ बैठो, सब देख लेगा, एक जगह बैठ जाओ, सब देख लेगा। तुम भी चल जाओ उसके सामने, उसके पास जाओ, वहीं से देख लो। अब देखो जरा, तो a stretched string of a given length can be made to vibrate in different frequency mode, plucking the string at different length। ठीक है, फिगर पहला फिगर जो है ना, ध्यान दो जरा, इसमें क्या किया गया है कि the string is plugged in the middle, माने 1/2 half of its length, ठीक है, then it vibrates in one loop। देख रहे हो यहाँ, ये one loop वाइब्रेट करता है, फिगर क्लियर है ना, one loop। और इसका वाइब्रेशन जो है ना, इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है इसे एफ कहा गया। क्या बोला गया? एफ फ्रीक्वेंसी कहा गया, एफ फ्रीक्वेंसी कहा गया। पहले वाला का फ्रीक्वेंसी कितना है? एफ है, जब वन लूप पे वाइब्रेट करता है। इसे हम कहते हैं एक्चुअली प्रिंसिपल नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, प्रिंसिपल नोट, और बाकी को बोलेंगे सब्सिडियरी नोट। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक कंसेप्ट आता है, तुम्हारे बुक में गलती से लगता है गलत किया है उसको, सबको नोट्स लिखा है, नोट्स में टोन में अंतर है, तो हम अभी समझा देते हैं आपको, है ना। तुमको चैप्टर पढ़ा दिया गया है, कोई करेक्शन नहीं कराएगी टीचर, कोई करेक्शन नहीं कराएगी। चलो कोई बात नहीं, देखो यहाँ सुनो। अच्छा, व्हेन द स्ट्रिंग इज
plucked at 1/4, कितना 1/4. It vibrates in 2 loops. देखो सेकंड फिगर 2 लूप्स वाइब्रेट किया ना, फिगर देखो वहां 2 लूप वाइब्रेट किया है, और ऐसे में इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है ना 2f होता है. मैंने पहले वाला का 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी इसका होगा. क्लियर हो गया? ये क्यों होगा ये हम लोग 10 क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना. वहां भी डिटेल पढ़ना नहीं है, लेकिन हम वहां करेंगे, ठीक है ना. अच्छा, when the string is plucked at 1/6 of its length, it vibrates in 3 loops. कितना में 3 loops. देखो फिगर देख रहे हो आप, और इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 3f. कितनी होगी 3f. तो जब ये 1 लूप में वाइब्रेट करता था, उसे मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज. जब 2 लूप में करेगा ना तो फ्रीक्वेंसी 2f मतलब 2 × 50 100 हर्ट्ज होगा. और जब 3 लूप में करेगा तो कितना होगा 3 × f माने 3 × 50 150 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगा. क्लियर हुआ? तो सेम स्ट्रिंग को हम डिफरेंट पॉइंट पर प्लग करके डिफरेंट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर सकते हैं. क्लियर हुई बात? ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है. पहला वाला जो फ्रीक्वेंसी था मिनिमम फ्रीक्वेंसी एफ है ना, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल नोट बोलते हैं. अब बाद वाले को क्या बोलते हैं, जो 100 था 2f था डबल था, उसको बोलते हैं फर्स्ट सब्सिडियरी वाइब्रेशन. ठीक है ना. और जो 3 टाइम्स था 3f 3 ट्रिपल नोट लूप में वाइब्रेट किया है, 3 लूप में वाइब्रेट किया है ना, इसे हम बोलते हैं सेकंड सब्सिडियरी ऑफ फ्रीक्वेंसी 2f. सेकंड सब्सिडियरी ऑफ फ्रीक्वेंसी 2f. क्लियर हुआ? फिगर देख लो, दिखा दो फिगर. इसे तुमको ऐसा कोई डिफरेंट क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, लेकिन मान लो ऐसा पूछे थी, प्लीज ध्यान दो. कोई स्ट्रिंग है, इसे हम 1/2 पे माने मिडिल में प्लग किए हैं, कितने लूप में वाइब्रेट करेगा, लूप्स कितना होगा, है ना. ये कितने लूप में वाइब्रेट करेगा, है ना. इसमें नंबर ऑफ, अच्छा इसे हम प्लग कर सकते हैं 1/8 पर ही कर सकते हैं ना, प्लग कहीं कर सकते हैं. तो प्लग एट 1/2 हो गया, प्लग एट 1/4 1/6 प्लग एट 1/8 ऐसे ना. तो कितने लूप में वाइब्रेट करेगा, इसको पहचानने का तरीका देखो सीधा. नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स यहां भी हो गया, नंबर ऑफ लूप्स कितना होगा. ठीक है ना. कैसे पहचाना जाए कि इसमें नंबर ऑफ लूप्स कितना होगा. देखो 1/2 यहां पे है, ये 1/4 है, इसे 1/2 + 2 कर सकते हो आप. 1/6 है, इसे 1/2 + 2 + 2 कर सकते हो आप. इसे 1/2 + 2 + 2 + 2 कर सकते हो आप, है ना. ठीक है. तो ये 2 एक बड़ा है ना यहाँ. ठीक है. एक्चुअल में ये कितना होगा, चलो हटाओ इसे समझ लो. 1/2 2 एक 1 बढ़ाया है, तो 1 लूप में वाइब्रेट करेगा. क्लियर हुआ? यहाँ देखो 2 आया है ना 2 टाइम्स, तो 2 × 2 कर सकते हो आप, तो 2 लूप में वाइब्रेट करेगा. जब 1/4 प्लग करेगा 1/6 पे क्या होगा 3 टाइम्स आया ये. ठीक है. तो 3 × 2 कहोगे नहीं से आप, तो 3 लूप में वाइब्रेट करेगा. अब 1s से प्लग करोगे तो 4 टाइम्स आया है, 4 × 2 कर सकते हो आप, तो 4 लूप में वाइब्रेट करेगा. समझ आ गई बात? तो यहाँ वाइब्रेट करेगा कितने में 1 लूप, ये 2 लूप्स, ये 3 लूप्स, ये 4 लूप्स. क्लियर हो गया? दूसरी बात समझ लो जरा. मान लो आप इसमें फ्रीक्वेंसी सबका डिफरेंट होगा. ठीक है ना. डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ फ्रीक्वेंसी यदि f हो तो यहाँ पर होगा 2f, यहाँ होगा 3f, यहाँ होगा 4f. समझ में आया? मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज. ठीक है. तो ये प्रिंसिपल नोट है, ये है प्रिंसिपल नोट. ऐसा सब्सिडियरी है, फर्स्ट सब्सिडियरी, सेकंड सब्सिडियरी, फोर्थ थर्ड सब्सिडियरी, ऐसे ये थर्ड सब्सिडियरी होगा. और 2 वाला फर्स्ट सब्सिडियरी कहलाता है. ठीक है ना. तो ये यदि 50 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी है, तो जब 2 लूप में करेगा तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा 2 × 50 100 हर्ट्ज. क्लियर हो गया? सामने आप देख रहे हो. तो 3 लूप पकड़ेगा तो कितना होगा 3 × 50 150 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगा. यहाँ कितना होगा 4 × 50 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगा. अब क्लियर हुआ? तो किसी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट को स्ट्रिंग को डिफरेंट पॉइंट पे प्लग करने से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो सकता है. समझ आ गई बात? क्लियर हो गया? फिगर लूप का शेयर कर दिए थे हम. अब देखो एक चीज समझ हो रहा कि नोट क्या है और टोन क्या है. नोट और टोन ये दोनों 2 चीजें हैं.
तुम्हारे बुक में दोनों को एक ही लिख दिया है ना। देखो, अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ टोन। कोई ऐसा साउंड हो ना जिसमें एक ही फ्रीक्वेंसी हो, सिंगल फ्रीक्वेंसी। लिख लो इसे, लिख लो, नोट कर लो। अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ टोन। हम लोग देख रहे हैं क्वालिटी, क्या देख रहे हैं? क्वालिटी। क्वालिटी, इसको टिम्बर भी कहते हैं, टिम्बर, क्वालिटी और टिम्बर। हाँ, हम आ रहे हैं। तो नोट समझ गया और टोन समझे आप? देखो जरा क्या लिखा आपने, अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ टोन। क्या हो गया? ठीक है। अ साउंड लिखा गया, अ साउंड दैट इज, दूसरा लाइन, अ साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, अ साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन several frequencies are mixed. A sound that is produced when several frequencies are mixed is called a note. A sound that is produced when several frequencies are mixed, several frequencies are mixed, is called a note. Is called a note. हो गया? Is called a note. Is called a नोट। सिंपल। देखो इसे ट्यूनिक फॉर्म है, तो किसी ट्यूनिक फॉर्म को यदि रबर पैड से उसके प्रॉन्ग्स हो, ट्यूनिक फॉर्म ऐसा होता है ना, ऐसे, इसे प्रॉन्ग्स कहते हैं, है ना। इसे प्रॉन्ग्स यदि रबर पैड से स्ट्रोक करोगे तो वाइब्रेट होता है, साउंड प्रोड्यूस करता है ना। तो ट्यूनिक फॉर्म जो वाइब्रेट करता है ना, ये सिंगल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। इसे टोन कहेंगे। तुम्हारे को बोला है मोनोटोन। मोनोटोन का मतलब सिंगल इसमें फ्रीक्वेंसी होगा, सिंपल। तो मोनोटोन किसका साउंड होता है? ट्यूनिंग फॉर्क का, ठीक है। अच्छा, गिटार है, पियानो है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो मोनोटोन नहीं होता है, ठीक है ना। एक्चुअली वो नोट प्रोड्यूस करता है जिसमें सो मेनी टोन्स होते हैं, क्लियर होगा ना, सो मेनी टोन्स उसमें होगा, ठीक है ना। तुम्हारे गुम हालांकि सबके लिए नोट यूज किया है वर्ड, लेकिन वो डिफरेंट है थोड़ा सा, क्लियर होगा। अब जरा एक बात समझो, क्वालिटी या टिम्बर ये डिपेंड करता है वेव फॉर्म पे, है ना। वेव फॉर्म क्या है? देखो, द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब बुक में देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से आप, देखो यहाँ, द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय, घर जाकर बुक पढ़ लेना, सब ठीक दिया बुक में, क्वेश्चन सारी चेक भी कर लोगे आप, अब क्वेश्चन चेक करेंगे आपका, है ना, जो बुक्स में किए हुआ। अ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और ह्यूमन बीइंग contains two or more waves of different frequencies which are integral multiple of frequency of the source, ठीक है ना, but they are small in amplitude। अभी मैंने बताया आपको कि कोई म्यूजिकल साउंड है ना, या कोई म्यूजिक आप अपने प्ले कर रहे हो, है ना, या कोई ह्यूमन बीइंग का भी साउंड हो सकता है, तो इसमें मोनोटोन नहीं होता है, एक टोन नहीं होता है, एक नोट होता है, और एक नोट में सो मेनी टोन्स पॉसिबल है, क्या होगा ना। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी का एक होगा, इसे एफ कहते हैं, याद है ना, एफ। अब बाकी उसका इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है, क्या होगा। तो सो मेनी इसमें वेव्स हो गया, एक वेव नहीं है, क्या होगा। सबका इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा, क्या होगा। तो जिसका फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा वो मेन टोन हुआ, अब बाकी उसका इंटीग्रल मल्टीपल हुआ। तो इंटीग्रल मल्टीपल में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मान लो कि एक का 100 हर्ट्ज है, दूसरे का 200, 300 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एम्पलीट्यूड स्मॉल होने लगेगा, एम्पलीट्यूड इसमें स्मॉल होने लगेगा, मतलब होगा। तो जब वेव फॉर्म आप बनाओगे ना, देखो किसी ट्यूनिंग फॉर्क का वेव फॉर्म कुछ इस तरह का होगा, सिंगल है ये, देख रहे हो आप, ये वन टोन इसमें प्रेजेंट है, ठीक है ना। लेकिन किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का वेव फॉर्म जब आप ड्रॉ करोगे आप लोग, तो ये कुछ इस तरह का हो सकता है, देख रहे हो आप ना। तो इसमें सो मेनी फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है और सबका एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, देख रहे हो आप, ठीक है। तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में, डिफरेंट वॉइसेस में डिफरेंट नंबर ऑफ वेव्स पॉसिबल है, जिसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, जिसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा, तो सबका वेव फॉर्म अलग अलग होगा, इसे वेव फॉर्म कहते हैं, मतलब हुआ, ठीक है। और वेव फॉर्म पे डिपेंड करता है जो साउंड का कैरेक्टरिस्टिक, उसे क्वालिटी कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्वालिटी और टिम्बर भी कहते हैं, है ना, क्वालिटी। सिंपल, समझ में आई बात, ठीक है। तो देखो, द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और अ ह्यूमन बीइंग contains two or more different frequency,
टू और मोर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज व्हिच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, है ना, बट दे आर स्मॉल इन एम्पलीट्यूड। क्या हो गया? तो सो मेनी फ्रीक्वेंसी होगा, स्मॉल एम्पलीट्यूड। देखिए इसका एम्पलीट्यूड देखो, हाईएस्ट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मेजरमेंट ऐसे करेंगे, ये है एम्पलीट्यूड, यहां से यहां तक ये एम्पलीट्यूड है, लेकिन बाकी का एम्पलीट्यूड कम है ना, यहाँ एम्पलीट्यूड घट रहा है, देख रहे हो ना, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है ना, ठीक है। तो इसमें एक ही वेव नहीं है, सो मेनी नोट यदि है जैसे सो मेनी टोन्स है, सो मेनी वेव्स है, सबका फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है, ठीक है। तो एक जो मेन सोर्स है, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, क्लियर हो गया, ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, ठीक है। और बाकी का क्या होगा, बाकी का फ्रीक्वेंसी इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, एम्पलीट्यूड स्मॉलर होगा, अब क्लियर हो गया, ठीक है। और इस तरह के सो मेनी वेव्स के प्रेजेंट रहने से, ज्यादा अच्छा हम ये कहें कि सो मेनी टोन्स के प्रेजेंट रहने से डिफरेंट नोट्स का वेव फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक है। इसे मान लो भाव्या कुछ बोल रही है, सानिया बोल रही है, तो ये दोनों का जो है ना, ये ओवर टोन्स, ये हमने कहा अभी टोन्स कहा है ना, तो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट टोन्स होगा, है ना। तुम्हारे बुक में टोन्स यूज वर्ड किया नहीं है, तुम ऐसे समझो उसमें कि उसमें डिफरेंट वेव्स होगा, ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट होगी, उसका एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो दोनों का जो वेव फॉर्म ड्रॉ किया जाए तो वेव फॉर्म डिफरेंट आएगा, इसका वेव फॉर्म अलग होगा, इसका वेव फॉर्म अलग होगा, क्लियर हो गया। तो दोनों का क्वालिटी अलग होगा, सिंपल, ठीक है। तो द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और ह्यूमन बीइंग कंटेन्स टू और मोर वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज which are integral multiple of frequency of the source, but they are small in amplitude. Due to the presence of such vibrations, the waveform of a sound changes, ठीक है, waveform will change, क्योंकि more than one wave present है with different amplitude, different frequency, तो waveform complicated होगा और different हो जाएगा ना waveform, क्लियर होगा। The waveform is different for different source of sound, even if the loudness and pitch are same, ठीक है। तो दो साउंड का लाउडनेस सेम हो सकता है, पिच सेम हो सकता है, लेकिन वेवफॉर्म डिफरेंट होगा। वेवफॉर्म डिफरेंट इसलिए होगा कि इसमें एक से ज्यादा वेव प्रेजेंट है, इसका इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट है, क्या होगा ना, ठीक है। इसी तरह से किसी भी दो इंस्ट्रूमेंट का वेव फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट होगा, क्या हो गया। अब दो लोग के वॉइस का वेव फॉर्म आप तैयार करोगे तो भी डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। क्यों डिफरेंट होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सच डिफरेंट वाइब्रेशन, है ना, डिफरेंट वाइब्रेशंस ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है उसमें, तो सबको मिलाकर वेव फॉर्म बनता है, तो वेव फॉर्म अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। The waveform is different for different source of sound, even if the loudness and pitch are same, ठीक है। तो टू नोट्स आप प्ले करते हो, मान लो एक गिटार पे प्ले करते हो, एक पियानो पे प्ले करते हो, और प्ले करने वाला बहुत एक्सपर्ट है, तो पॉसिबल है कि वो सेम लाउडनेस प्रोड्यूस करे, सेम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करे, तो सेम पिच होगा, लेकिन वेव फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ड्यू टू डिफरेंस इन वेव फॉर्म क्वालिटी डिफरेंट होगा। आप पहचान सकते हो आंख बंद करके कि ये साउंड पियानो का है, ये साउंड गिटार का है, पहचान सकते हो ना, अब क्या होगा, ड्यू टू डिफरेंस इन वेव, ड्यू टू डिफरेंस इन वेवफॉर्म। जो है ना फिगर, देखो वो सिंगल फ्रीक्वेंसी क्या है, देख रहे हो आप, वो सिंगल नोट उसमें है, ये फिगर है, वेव फॉर्म है, कहो वेव फॉर्म है ट्यूनिंग फॉर्म का। बताया था कि ट्यूनिंग फॉर्म जब आप स्ट्रक करते हो रबर पैड से, तो ये सिंगल फ्रीक्वेंसी में वेरिएट करता है, इसमें टोन्स डिफरेंट डिफरेंट नहीं होते हैं, है ना, ये मोनोटोन है। इसका वेव फॉर्म देख लिया आपने, नीचे में देखो जरा, एक पियानो का वेव फॉर्म है, तो पियानो का जो वेव फॉर्म है इसमें सो मेनी टोन्स है ना प्रेजेंट, देख रहे हो, डिफरेंट एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट डिफरेंट होगा इसमें। तो देखो जरा, ये फिगर जो है, इट शोज साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ ट्यूनिंग फॉर्क एंड अ पियानो, बोथ हैव सेम पिच, बोथ हैव सेम पिच। सेम पिच इसलिए है कि दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। जो लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड है ना दोनों का, देखो उसमें एक ही डिस्टेंस में दोनों एम्पलीट्यूड फॉर्म हो रहा है, देखो आप, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। अच्छा, बोथ है सेम एम्पलीट्यूड, वाई एक्सिस पर इसका जो एम्पलीट्यूड मार्क किया है, देखो दोनों का एम्पलीट्यूड का लेंथ सेम है ना, फिगर नहीं देख रही हो, तुम्हारा बुक क्या हुआ, बुक नहीं दिए तुमको, बैग में है तुम्हारे पास बुक, निकालो,
पेज नंबर बताओ, पेज नंबर बताओ, पेज नंबर बी फास्ट। तो देखो जरा, ये फिगर जो दो दिया है, इसमें ऊपर वाला फिगर जो है एक ट्यूनिंग फॉर्क का वेव फॉर्म है, नीचे जो फिगर है वो पियानो का है ना। बोथ हैव सेम फ्रीक्वेंसी, therefore they have same pitch, both have same amplitude, therefore they have same loudness, ठीक है ना। but they have different waveforms, they have different waveforms, ठीक है ना। therefore they produce different sensation on in your brain, ठीक है ना, due to difference in waveform, ठीक है। और जो सेंसेशन ब्रेन में प्रोड्यूस होता है ना ड्यू टू वेवफॉर्म, उसे बोलते हैं क्वालिटी। तो दे प्रोड्यूस डिफरेंट क्वालिटी, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि ये ट्यूनिंग फॉर्क का साउंड है, ये पियानो का साउंड है ना, क्लियर है बात, ठीक है। तो a note played on piano has large number of notes, notes नहीं बोलो, उसे tones बोलो, has large number of tones, ठीक है ना। while the note played on flute contains only a few tones, फ्लूट से यदि होगा, ये फिगर तो ट्यूनिंग फॉर्क का है, तो फ्लूट में क्या होगा, अ फ्यू टोन्स होगा, और अ नोट प्लेड ऑन ट्यूनिंग फॉर्क has only one tone, therefore waveform of tuning fork is different from that of flute, is different from that of piano. The three instruments have three types of waveform, therefore they have different quality, ठीक है। they produce different sensation on your brain without seeing the instrument, only by hearing the sound you can say that this one is of flute, this one is of piano, and this one is of tuning fork, simple, ठीक है। thus we can easily distinguish between sounds of a piano and a flute or a tuning fork by their different waveforms, even if they have same loudness and same pitch, ठीक है ना। तो अब हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं कि व्हाट इज क्वालिटी और टिम्बर। क्वालिटी के और नाम क्या होता है, टिम्बर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, टिम्बर, क्वालिटी और टिम्बर, ठीक है ना। अच्छा देखो, क्वालिटी हो गया और टिम्बर, देखो क्वालिटी और टिम्बर, प्लीज ध्यान देना। क्वालिटी इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, क्वालिटी इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड which distinguishes between the two sounds of same loudness and same pitch, but emitted by different instruments, ठीक है। सपोज करो आप कि आप पियानो लेते हो या गिटार लेते हो, आप दोनों को प्ले करते हो, बोथ नोट्स जो प्रोड्यूस होता है ना, बोथ हैव सेम फ्रीक्वेंसी, दे विल हैव सेम पिच, both have same amplitude or same intensity, they will have same loudness, ठीक है ना, but both the waveforms will be different, है ना, because they will have different waves of different frequencies and different intensities, तो waveform different हो जाएगा, है ना। and due to difference in waveform you can easily recognize that this one note is of piano or guitar, ठीक है ना, और flute, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको कि क्वालिटी इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड व्हिच डिस्टिंग्विशेस बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड सेम पिच बट इमिटेड बाय डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, सिंपल, ठीक है। क्वालिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द वेवफॉर्म, क्वालिटी किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द वेवफॉर्म, क्लियर हो गया। और डिफरेंट सोर्स का वेवफॉर्म डिफरेंट होता है, इसलिए उसका क्वालिटी भी डिफरेंट होगा, सिंपल। देखो, if same note is played on different instruments, say sitar or veena, at same loudness and same pitch, they produce different sensation. They will produce different sensation to our ears due to their different waveforms, and different quality. Simple. We can recognize our family members from their voice without seeing them. आप मोबाइल बात करते हो, आप बता सकते हो कि आपकी मदर है या फादर है, बता सकते हो ना, ठीक है। as each voice has a particular waveform and quality, each voice has a particular waveform and a particular quality, क्लियर हो गया। तो आपको डाउट नहीं है, आपको समझ आ गया। एक मेकिंग इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल टॉय, तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, देख लोगे आप। अब एक चीज देखो जरा, एक क्वेश्चन है यहाँ सॉल्व किया, इसे जरा देखते हैं हम लोग, है ना। ऐसा समझो ना, कोई दिक्कत नहीं है, घर जाके एक बार पढ़ लोगे इसे।
एक्चुअली तुम लोग को एक टॉपिक दे दिया है 8 क्लास में, ये ट्रेन में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, और तुमको डिफिकल्ट है, वो टोन को नोट लिखा है, नोट को टोन लिखे हुए हैं, सब इंटरमिक्स किए हुए हैं, है ना कंसेप्ट में। यहाँ देखो जरा, एक क्वेश्चन है, टू वेव्स ए एंड बी ऑफ एम्पलीट्यूड 3 and 4 सेंटीमीटर। एक यहाँ पर है वेव ए, और दूसरा है वेव बी, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड है 3 सेंटीमीटर, इसका एम्पलीट्यूड है 4 सेंटीमीटर। क्या हो गया? कंपेयर द लाउडनेस, विच साउंड इज लाउडर। अच्छा, इसका लाउडनेस मान लो एल ए है, इसका एल बी है ना। ये हो गया लाउडनेस, लाउडनेस ऑफ ए, है ना। ये हो गया लाउडनेस ऑफ वेव बी, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन लाउडर होगा, ठीक है, और कंपेयर करना है आपको इसके लाउडनेस को, ठीक है ना। देखो मैंने कहा आपकी लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। यहाँ देखो स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड पे आज एक भेजेंगे आपको वीडियो, जरा देखना उसको ठीक से, आपको देख लेना वीडियो को, वो तुमको डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, वो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आराम से देखना, फिर 9 की बुक पढ़ना ही है वो, है ना। तो यहाँ देखो, तो एल ए बाई एल बी, ये होगा एम्पलीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बाई एम्पलीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, हो जाएगा ना, ठीक है। दो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, ठीक है, तो याद रखो कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x हो तो y1 बाई y2 ये होता है x1 बाई x2, ये होता है रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एल ए बाई एल बी एम्पलीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बाई एम्पलीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, तो कितना होगा 3 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर, यहाँ स्क्वायर कर दोगे ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सीधे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया ना। तो क्या हो जाएगा, ये एल ए बाई एल बी का रेशियो होगा 9 बाई 16, 9 बाई 16, ठीक है। तो लाउडनेस किससे ज्यादा होगा बोलो, एल बी का। लाउडनेस ऑफ बी विल बी मोर देन दैट ऑफ ए। बुक का ही फिगर है, फिगर 7.19 देख लो इसी जरा। इसमें देखो देयर आर टू वेव फॉर्म्स, एक वेव वे है ऊपर और नीचे में वेव बी है, देखो वापस से। फिश साउंड इज लाउडर, देखो दोनों में एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा है, बी का किएगा, बोलो किसका ज्यादा है सामने, कस के बोलो, थोड़ा सा स्पीडली बोलो, बी का ज्यादा है ना। तो बी का लाउडनेस ज्यादा होगा, लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, साउंड वेव बी हैज more amplitude, therefore it has more loudness, सिंपल। फिर देखो सिल कौन साउंड होगा, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसका है, ए का कि बी का, बताओ है? ए का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना। देखो जिसका वेवलेंथ स्मॉल होगा ना उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, पता रहेगा। तो देखो जो मार्क किया है, दोनों में एक्स मार्क किया है, तो नीचे देखो, नीचे में बी में सिर्फ एक वेव बन रहा है, देखो आप, और ए में कितना वेव बना, 1 क्रेस्ट 1 ट्रफ, अब फिर 1 क्रेस्ट बन गया ना, तो 1.5 वेव बन गया उसमें, ठीक है, 1.5 वेव बन गया। तो ए का वेवलेंथ लार्जर है बी से, लेकिन फ्रीक्वेंसी स्मॉलर है बी से, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ए का फ्रीक्वेंसी क्या है, स्मॉल है, अब बी का फ्रीक्वेंसी, फिर देखो सॉरी देखो, जिसका वेवलेंथ किसका लार्जर है, किसका लार्जर है, बी का ना है, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ बना है। देखो यहाँ x जो मार्क किया है, x एक्सिस पर x मार्क किया है, x 2x मार्क किया है ना, तो बिटवीन x डिस्प्लेसमेंट जहाँ स्टार्ट है वहां 0 मान लो आप, तो 0 से x के बीच में b में देखो 1 क्रेस्ट 1 ट्रफ बना, तो 1 वेव बना। a में देखो 1 क्रेस्ट 1 ट्रफ, अगेन फिर 1 क्रेस्ट बन गया, ठीक है ना। तो ज्यादा वेव बन रहा है ना, तो उसका वेवलेंथ स्मॉल है, ठीक है। जितने डिस्टेंस में इसका एक वेव बना उतना ही में उसका 1.2 वेव 1.5 वेव बन गया, तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ स्मॉल है तो फ्रीक्वेंसी हाई है, वेवलेंथ स्मॉल फ्रीक्वेंसी हाई, हो गया। तो ए हैज हायर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ बी, देयरफॉर इट इज सिमिलर देन दैट ऑफ बी।
ए का साउंड ज्यादा होगा श्रिल बी से। क्लियर हो गया? ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, सॉरी एक बार देखो, ये वेवलेंथ नहीं है, ये टाइम दिया हुआ है। एक्स एक्सिस क्या प्लॉट किया है? टाइम प्लॉट किया है। एक्स पे क्या प्लॉट किया है? टाइम। ठीक है, तो आप ऐसे समझो जरा कि जो बी वेव है ना, इसका वन टाइम पीरियड जिसमें ये वन वेव बना है, उसी में ए का कितना वेव बना है? 1.5 में बन गया है। देख रहे हो आप ना? ठीक है, वन क्रेस्ट, वन ट्रफ, फिर वन क्रेस्ट, तो 1.5 वेव बन गया ना। और उतने देर में बी में कितना वेव बना है? वन वेव बना है। ठीक है ना? ठीक है, तो टाइम पीरियड किसका ज्यादा होगा? बोलो, है टाइम पीरियड ए का ज्यादा होगा ना, बी का ज्यादा होगा, किसका होगा बताओ? टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव। तो बी का वन वेव जितने टाइम में कंप्लीट हुआ, ए में 1.5 में बन गया। ठीक है, तो टाइम पीरियड ज्यादा किसका हुआ? बी का ना हुआ। ठीक है, मान लो आप एक्स का वैल्यू सपोज करो 3 सेकंड है। कितना है? 3 सेकंड। तो 3 सेकंड में बी का वन वेव बना, और 3 सेकंड में ए का 1.5 में बन गया। तो वन वेव में 2 सेकंड लगा होगा, तो उसका टाइम पीरियड स्मॉल होगा ना। क्या हो गया? तो ए का टाइम पीरियड स्मॉल है बी से, स्मॉल है टाइम पीरियड बी से। क्लियर हो गया? यहां देखो, ए का टाइम पीरियड स्मॉल है बी से। क्यों है समझे आप? क्योंकि बी का वन वेव बना है, वन वेव ट्रेवल किया है जितने टाइम में, उतने ही टाइम में ए का 1.5 वेव प्रोड्यूस हुआ है। क्लियर हुआ? तो वन वेव प्रोड्यूसर में कम टाइम लगा होगा, तो टाइम पीरियड ऑफ ए इज लेस देन दैट ऑफ बी। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो अच्छा यदि 2 इज लेस देन 3 है, 2 इज लेस देन 3, तो ये बताओ आप कि 1/2 और 1/3 में क्या रिलेशन होगा? लेस देन होगा। क्या होगा? कहा भी कि 2 इज लेस देन 3, तो 1/2 और 1/3 में क्या रिलेशन होगा? 1 by टाइम पीरियड ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन 1 by टाइम पीरियड ऑफ बी। ऐसे बोलेगा मतलब, यहां रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है, 1 by टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। क्लियर होगा? तो ग्राफ से क्लियर हो गया कि ए का फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है देन बी, तो जिसका फ्रीक्वेंसी हाई है उसका पिच हाई होगा। तो ए का साउंड जो है वो श्रिलर होगा, मोर श्रिल होगा देन दैट ऑफ बी। समझ आ गया? क्लियर हो गया? डाउट नहीं है?